मॉर्निंग साथियों, रेलवे ने जॉब का पिटारा खोल दिया है और ग्रुप डी का यहाँ पर अच्छा वैकेंसी देखने को मिला है। 50,000 लोग का रहा था, लेकिन उतना वैकेंसी नहीं है। ये जो सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन निकला था 08/2024 का, वही नोटिफिकेशन है और हम देखते हैं इसका प्रोसेस। और चूँकि हम ऑलरेडी रेलवे में जॉब कर रहे हैं, तो मेरे द्वारा जो भी बताया जाएगा थोड़ा सा आप उसका पालन कीजिए। इसमें क्या प्रोसेस है, फॉर्म कब से शुरू होगा भरना, फॉर्म में जो NCL वाले हैं, OBC वाले, उनका NCL कब का बना होना चाहिए, क्या प्रोसेस है। क्योंकि मुझे पता है जब मैं ज्वाइन किया था लेवल 1 में तो बहुत सारा प्रॉब्लम आया था, वही मैं प्रॉब्लम आपके साथ नहीं हो उसको मैं आगे बता रहा हूँ। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट जो है लेवल 1 का है और 7th CPC पे मैट्रिक से ही मिलेगा, यानी 7वां जो वेतन आयोग है उसी के अनुसार आपका वेतन बनेगा। फॉर्म का जो पर नोटिफिकेशन मैंने बताया कि 28/12 को रिलीज हुआ था 2024 में, और इसका फाइनल जो है पब्लिशिंग डेट 22/1/2024। कल से फार्म भराएगा 23 तारीख से। लास्ट डेट 1 महीना का टाइम दिया है, अगले 22 तारीख तक फार्म को आपको हर हाल में भर देना है। और पेमेंट कब तक कर सकते हैं, तो 23 से 24 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपने जो भरा है उसमें एक सुधार यदि आप करना चाहते हैं तो 25/2 से 6/3/2025 तक इसमें सुधार कर सकते हैं। उसके लिए कुछ पैसा चार्ज लगता है, तो आप कुछ सुधार कर सकते हैं। फिर इसमें वैकेंसी का जो डिटेल्स है 32,438 टोटल वैकेंसी दिया है, लेवल 1 है और पे मैट्रिक्स कितना है तो 7th है। आपका शुरुआती जो पे लेवल है 18,000 है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका एज पर अलग से, इसमें बहुत सारा मेडिकल स्टैंडर्ड होता है उसके अनुसार, जैसे A2 होता है, A1 इसमें नहीं होता है। A1 रेलवे में सिर्फ और सिर्फ लोको पायलट का ही होता है, ALP का। तो A2 से शुरू होता है और C1 तक एज जाता है। एज यहाँ पर दे दिया है कि 1/1/2025 तक ही इसमें जो भी होगा गणना किया जाएगा। 18 से 36 साल का एज आपका होना चाहिए। और यहाँ पर SC ST OBC EWS PWBD एक्स सर्विसमैन, इन लोगों के लिए एज में एज रिडक्शन दिया हुआ है। उसके अलावा एक और बात आपको याद रखना है कि OBC जो आप अभी फॉर्म जब भरिएगा तो OBC आप दीजिएगा तो उसका सीरियल नंबर आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि वही OBC आपको जब ज्वाइनिंग होगा तो कुछ बोर्ड वही मांगते हैं और बहुत सारे बोर्ड जो है नया बनवाते हैं। लेकिन जैसे कोलकाता बोर्ड था, सेम वही मांगा था, तो आपको इसको सुरक्षित रखना भी है। OBC करंट का ही डालिएगा, साल भर पुराना होना चाहिए, या अभी करंट का बनवा लीजिए। एक और बात, 22/2/2025 तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का, तो उस डेट तक आपका जो भी इसमें सर्टिफिकेट लगेगा वो आपके पास होना चाहिए। उस तारीख तक जो भी पेंडिंग रिजल्ट है जो भी है 22/2/2025 तक क्लियर आना चाहिए। यदि उसके बाद होता है तो आपका जो है आपका भले रिजल्ट हो जाए लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, वहाँ पर आपको रद्द कर देगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात हमने बताया। फिर एक और बात बताता हूँ जो मेरे साथ पर्सनली घटा हुआ घटना है। आप जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल दीजिएगा वो परमानेंट आप यूज कर रहे हैं वही दीजिएगा। मेरा क्या हुआ था कि जीमेल हैक हो गया था तो मैं रिकवर नहीं कर पाया था, तो मुझे फिर बोर्ड को जीमेल करके अपना जो भी हो कॉल लेटर मंगाना पड़ा था। तो बाकी सब बच्चों का जीमेल पर आ जा रहा था, मेरा तो जीमेल हैक हो गया था, पता ही नहीं था। तो इसलिए आप पर्सनल अपना जो भी डाटा है वही दीजिएगा जिसे आप यूज कर रहे हैं। पासवर्ड आपको पता भी होना चाहिए। तो इतना हमने बातें देखा इसमें। आगे हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस चूँकि होता है इसमें, और इसमें रनिंग भी है, एज लिमिट हमने बता ही दिया, तो ये सब बातें हैं। एक और बात बताते हैं कि एग्ज़ाम जो होगा, चूँकि पहला जो होगा CBT टेस्ट एग्ज़ाम होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी आप जहाँ पर रह रहे हैं, करेंट जो है जहाँ पर रह रहे हैं, यदि आप आगे भी वहीं पर रहना चाहते हैं तो वहीं का एड्रेस दीजिएगा, क्योंकि उसी के रिगार्डिंग आपका एग्जाम सेंटर तय होगा। जैसे मैं बेंगलुरु में हूँ तो मैं बेंगलुरु का यदि करंट एड्रेस दूंगा तो मेरा मैसूर में या बेंगलुरु में या हुबली में या नियरेस्ट 200 किलोमीटर के रेंज में एग्जाम सेंटर देगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। एक और बात, जब आप फार्म भरिएगा तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप एक नया क्रिएट अकाउंट करना चाहते हैं। यदि आपने पहले NTPC वाला टेक्नीशियन वाला फॉर्म भरे हैं तो आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप उस पर उसका पासवर्ड आपको याद रहना चाहिए, वहाँ पे जा करके क्लिक कीजिएगा और ये पूरा डिटेल्स आपका खुल जाएगा और फॉर्म को आप सबमिट कीजिएगा। आधार कार्ड को वेरीफाई कीजिएगा, आधार कार्ड अनिवार्य है यहाँ पर वेरीफाई करना। तो ये सब बातें हैं। जो लोग अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किए हैं वो क्रिएट कर लेंगे और उसमें आगे चल करके जो भी रेलवे का फॉर्म होगा उसी अकाउंट से सब भरा जाएगा, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। आगे हम देखते हैं इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या है। तो CBT एग्ज़ाम होगा और एक ही एग्ज़ाम होगा। पिछला बार 2 एग्ज़ाम किया था तो बिहार में आपको पता ही है कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था, सही भी था, लेकिन अब की बार सिंगल एग्ज़ाम है। तो स्टेज ऑफ एग्ज़ाम में उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद में एग्ज़ाम जो बच्चे पास करेंगे उनको
PET यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। क्या चीज़ मैंने बोला? फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है PET के लिए उनको बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि PET के लिए उनको बुलाया जाएगा और उसके बाद में जो व्यक्ति रनिंग पास करेंगे उसका रनिंग का रिजल्ट आएगा। रनिंग के रिजल्ट आने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर चूंकि यह बहुत सारे मल्टीपल स्टेज में एग्जाम होगा तो इसलिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का भी प्रोसेस है। शॉर्ट लिस्टिंग कैसे किया जाएगा PET में, यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया है। रेलवे यहाँ पर स्पष्ट बोल दिया है, क्या बोला है कि PET में एक सीट के लिए 3 व्यक्तियों को बुलाया जाएगा। यहाँ पर लिखा है 3 टाइम्स वैकेंसी, यानी एक सीट पर 3 व्यक्तियों को बुलाया जाएगा रनिंग में। लेकिन उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा एक सीट पर 1:1 में ही होगा, स्पष्ट लिखा हुआ है। तो एक सीट पर एक व्यक्ति का ही DV होगा और मेडिकल होगा। तो ये भी हमने क्लियर कर दिया। नेगेटिव मार्किंग भी है और 1/3 है। 1/3 कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि आप 3 गो गलत करते हैं तो एक आपका सही कट जाएगा। 3 यदि आप गलत करते हैं, 3 क्वेश्चन गलत किए तो एक क्वेश्चन आपका सही कट जाएगा, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो है आपका, जो मैट्रिक 10th में जो वर्णित है उसी के अनुसार होगा, या ITI में जो अपने ITI में जो भी नाम रहेगा उसके अनुसार ही भरिएगा, अपना से कुछ भी मत भर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने इतना सारा बताया। आगे मैं एक और वीडियो मेडिकल स्टैंडर्ड को लेके बना दूंगा, बट अभी मैं बताना चाहता हूँ कि अच्छा वैकेंसी है और आप अच्छा से पढ़िए, एकदम निकलेगा। इसमें साइंस मेन है क्या, तो मैं जैसे इसमें साइंस का बहुत बड़ा रोल होता है। साइंस हो गया, मैथ हो गया और करेंट आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं। रीजनिंग हो गया, साइंस मैथ रीजनिंग, इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान होता है रिजल्ट लाने में। तो ये तीनों पर पकड़ होना चाहिए। और हाल ही में ALP का एग्ज़ाम बीता हुआ है, फिर टेक्नीशियन का एग्ज़ाम बीता हुआ है। तो इसका जो भी मैथ और रीजनिंग खास तौर पर, और चूँकि ALP और टेक्नीशियन में तो साइंस रहता है, तो उसका क्वेश्चन यदि मिल जाता है तो भरसक आप प्रयास कीजिए, उसको खोजिए, उसको जिसका एग्ज़ाम बीता हुआ है तो प्रीवियस क्वेश्चन हाल ही में जो बीता हुआ है उसको निकलवाइए और प्रैक्टिस कीजिए, उसके अनुसार तैयारी कीजिए। सेम टू सेम वही पैटर्न आएगा। क्योंकि मैं ALP का एग्ज़ाम दिया, टेक्नीशियन का दिया, रीजनिंग मैथ जो था सेम टू सेम वही पैटर्न था, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं था। तो आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है रेलवे में जॉब पाने का, और बहुत ही अच्छा जॉब है। सरकारी जॉब होना अपने आप में एक बड़ा ही बात होता है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि अच्छा से पढ़िए, 8 से 10 घंटा पढ़िए और इन 3 सब्जेक्ट पर मजबूत पकड़ बनाइए। स्टैटिक्स कुछ पढ़िए, आपका रिजल्ट होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मैं एक और वीडियो बनाऊँगा। ओके, थैंक यू।